नहीं जाने तो बोले। देखो तो उस दिन ऑक्सीडेशन नंबर का रूल बता दिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन बता दिए थे। नहीं, अब हम लोग रूल पढ़ेंगे, मैंने चार्ज ट्रांसफर इन कोवैलेंट कंपाउंड। चार्ज ट्रांसफर इन कोवैलेंट कंपाउंड बहुत आसान है। अगर मान लिया जाए देखो, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम लोग को पढ़ना चार्ज ट्रांसफर इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा समझना पहले। चार्ज ट्रांसफर इन कोवैलेंट कंपाउंड मैं बना लेता हूँ। कैसे कोवैलेंट कंपाउंड देखो समझना पहले। अगर मान लिया जाए इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो बी का, और मान लो कि ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाया कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। बना सकता है या नहीं बना सकता? इसको ऐसे लिख दो, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो ये सिंगल बॉन्ड, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -1 प्लस और ये +1। ये दो बॉन्ड के थ्रू खींचेगा तो -2 +2 ठीक। ये खींचेगा 3 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन -3 +3। बस यही है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो माइनस होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो प्लस में होगा। और कुछ बड़ा चीज नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे HCl मान लो, तब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 और ये, हालांकि ये कंप्लीट खींचेगा तब कंप्लीट चार्ज होता है। ऐसे पार्शियल चार्ज को ही बोले थे, लेकिन लिखने वक्त ऐसे लिखा जाता है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप फिर से पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज करेगा रिएक्शन में उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन शुरू में लिखा चुके थे डिफिनीशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जिस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा रिएक्शन में, हाँ, और जिसमें बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन का। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो Fe2O3 VO के साथ रिएक्शन करवाया, बनाया FeO प्लस E2O5। समझना पहले बढ़िया से एकदम। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एक एटम के लिए जब भी कंपेयर करना कि घट रहा कि बढ़ रहा, तो हमेशा एक एटम का लिखा जाता था, इसका -2। अब तुम सोचो पूरा के लिए, ऐसे सोचो ना, इसका वैलेंसी ये, इसका वैलेंसी ये, या ऑक्सीडेशन नंबर से समझ सकता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, Fe का देखो -1 कैसे, -3 है तो टोटल इसका -6, टोटल कितना तो इसका टोटल कितना +6, तब +3 ना। नहीं समझ में आया? इधर साइड में देखो, अबे Fe2O3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 2x + 3 × -2 = 0। तो x का वैल्यू निकालो तो +3 आएगा कि नहीं आएगा? ये लेकिन नहीं करना है, अब इतना करने जाएंगे हम, तुम लोग को बता चुके हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ये -2 नहीं तो टोटल लिख के देखो। अब इधर देखो -2 तो इसका कितना +2,
क्योंकि दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, यहाँ भी दोनों को जोड़कर 0 आना चाहिए। तो -2 ये क्या +2 ये बताओ -3 ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब तुम सोचो 5 दूना 10 टोटल, इसका निकालना है तो टोटल निकालो पहले, एक के लिए बाद में लिखो। तो 5 दूना 10 तो इसका +10 तो 2 के लिए +5 एक के लिए होगा कि नहीं। अब देखो कंपेयर करो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है किसका नहीं बदल रहा। एक आयरन का यहाँ पर +3, यहाँ एक आयरन का +2। तब पहले 3 था बाद में गया 2, घट रहा या बढ़ रहा पहले ही बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ घट रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका मतलब इसका जो हुआ क्या हुआ बताओ रिडक्शन। अब बताओ इसमें देखो वेनेडियम का +2 यहाँ +5। कभी भी कंपेयर करना रहे तो एक एटम के लिए किया जाता है, 5 एटम रहे 2 एटम रहे 10 एटम रहे उसके लिए कंपेयर नहीं किया जाता है। तो यहाँ 2 एक पर तो यहाँ 1 पर कितना +5। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा पहले ही बताओ बोलो यार क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है यहाँ पे तो तुम सोचो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। ये हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। चलो एरो नीचे की ओर तो डिक्रीज ऊपर की ओर तो इंक्रीज, समझा। चलो देखो अब वीडियो से लिख लेना हो गया। फिर से देखो बहुत सारा रिएक्शन है, देखो समझाते हैं। देखो अगर मान लो तुमको दिया NH3 + O2 ठीक, तो NO बना +H2O बना। ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन का बोलो पहले, तो 3 का +3 तो इसका क्या होना चाहिए -3। इसका एक अच्छा है, एक के लिए पहले लिख दिए, यहाँ बोलो -3। आप बताइए अकेले है तो क्या हुआ 0। इसे रूल बता चुके हैं ना, ये बताओ -2 तब +2। ऑक्सीजन का बताओ -2 तो हाइड्रोजन का ये पूरा आ जाएगा +2, लेकिन 2 के लिए +2 तो एक के लिए बोलो ना आया। अब चेंज देखो नाइट्रोजन का -3 यहाँ नाइट्रोजन का +2 तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ बोलो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। इसलिए बोलेंगे कि अमोनिया का यहाँ पूरे का बोला जाता है, तो अमोनिया का यहाँ पे क्या हुआ बताओ ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीजन का यहाँ 0 है, यहाँ देख लो, यहाँ से कंपेयर करो चाहे यहाँ से करो तो -2 डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो गया बोलो रिडक्शन होगा या ना होगा। और भी बहुत सारा है, देखो बटन दिखाते हैं। जैसे Mg + O2 बताओ MgO होगा बोलो। देखो मैग्नीशियम अकेले है ये भी 0। अब यहाँ आया जब कंबाइंड स्टेट है तब मैग्नीशियम का स्पेशल लिखाए थे, नहीं लिखा नहीं याद है, इसका तो जरूर याद होगा। फेमस एटम का माइनस कितना 2 तो इसका कितना +2। अब कंपेयर करो देखो मैग्नीशियम इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। अब क्वेश्चन में आता है कि इस रिएक्शन में बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ मैग्नीशियम, रिडक्शन किसका हुआ ऑक्सीजन का O2 का ठीक। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान निकलाया दुनिया में कोई भी रहे, जैसे H2 + Cl2 रिएक्शन किया HCl बना, चलो यहाँ 0 यहाँ 0 +1 -1 ऑक्सीडेशन नंबर बताया था ना कि रूल याद रहेगा तब बनेगा। 0 से +1 हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो गया बताओ भाई ऑक्सीडेशन। चलो इसका क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका क्या हो गया 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया रिडक्शन ठीक है समझ में। चलो देखो
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया? इसी के लिए बताए थे कि किसका ऑक्सीडेशन हो, क्या ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन काटना, ये सब हो रहा है इसमें, बहुत सारा में नहीं हो रहा है। यहाँ ये तो एग्जाम्पल है ऐसा तब अभी जो दिए थे Fe2O3 वाला, उसमें कहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पता चलेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो, समझना पहले देखो, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट में OA, और नहीं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। कुछ जगह ऑक्सीडेंट कौन है तो देखो हम बताते हैं। तुम सोचो जरा सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या है? एक प्रकार का काम कराने वाला एजेंट किसको बोलते हैं? जैसे LIC एजेंट बोला जाता है, तो LIC एजेंट क्या? LIC खुद करता है कि कराने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग मैंने ऑक्सीडेशन कराने वाला, माने ये वैसा एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अब खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। नाम से पहचान, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, जैसे LIC एजेंट तो दूसरे को LIC कराता है यार, उसी तरह से कि खुद कर लेता है, तो एजेंट का नाम पड़ा। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो क्या लिखेंगे कि द एजेंट विच ऑक्सीडाइज the other and reduce itself is called oxidizing agent। हो गया? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाता है कि वैसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। एग्जाम में आता है, रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का बात करो, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब चीज छोटा छोटा है इस पे, लेकिन एग्जाम में आता है, या इसी को क्या बोलेगा? रिडक्टेंट। ध्यान से सुन लो पहले, द एजेंट विच ऑक्सीडाइज यहाँ लिखे थे, अब रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे अब खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो लिखेंगे कि द एजेंट विच रिड्यूस द अदर and oxidize itself is called क्या भाई बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब सुनो, अब मान लो कि आया, खुद क्या हो रहा है देखो तो, तो जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा एजेंट, अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा आया समझ में? तो अब सोचो, जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ये लॉस करता होगा और ये गेन, लिख देंगे अलग से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? गेन द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा? लॉस द इलेक्ट्रॉन। इससे भी पहचान सकता है, डिफिनेशन से भी पहचान सकता है। तो ऐसा सोचो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट ना, ये रिडक्शन ना हुआ रे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन एकदम उल्टा याद रखो, रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको, ऑक्सीडेशन एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एग्जांपल देखो बताते हैं। यहाँ एग्जांपल समझना, यहाँ देखो बहुत छोटा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए। एक ही एग्जांपल देंगे, ज्यादा नहीं, फालतू का देना जरूरी नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5। अब ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको पहचानने नहीं आएगा, आज का क्लास एकदम समझ में नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेगा तब ना बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसका 0, यहाँ +2 -1, क्योंकि क्लोरीन +2 हो -2 होगा, लेकिन 2 के लिए -2 था, 1 के लिए कभी भी कंपेयर करते हैं 1 के लिए। चलो बता जल्दी से, 0 +2 बता जल्दी से, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ क्या? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसका हुआ ऑक्सीडेशन। चलो क्लोरीन का बताओ क्या हुआ? रिडक्शन 0 से -1, तो क्या हुआ? रिडक्शन अब ध्यान से सुन, बोलेगा कि बता ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो मैग्नीशियम का। रिडक्शन बोलेगा रिडक्शन किसका हुआ बताओ, तो क्लोरीन का। अब तुमसे पूछ दिया इसी रिएक्शन में कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। अब रिड्यूसिंग एजेंट पूछ देगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या बोलेगा? रिड्यूसिंग। उल्टा याद रखना, एजेंट में उल्टा। देखो जिसका ऑक्सीडेशन, पहले तो पहचान लो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका रिड्यूसिंग उसका नाम क्या, कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका मान लो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता, पूछ दिया ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा बोलेंगे। रिडक्शन किसका हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा। लेकिन एजेंट में पूछ दिया तो उल्टा बोलेंगे। आया समझ में? चलो देखो, बता दें आप। यहाँ तक दिख रहा है ना? देखो तो सीधा याद कर लो नोट पॉइंट में, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना, ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन जिसका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपका। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये सब पता चला। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है रिडक्शन उसका क्या होगा? रिडक्शन रिडक्शन। समझ में आया? अब एजेंट का बात बोला, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करेगा जिसका या रिडक्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट हाँ, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर पूछा तो क्या कहेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, कहलाएगा। अब समझना पहले, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे अपना लोग? रिडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन तुम लोग जानता है, री माने क्या होता है? रिडक्शन,
रेड माने OX माने ऑक्सीडेशन, शुरू में ही तो यार बताए हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस is called redox reaction। मतलब कहने का हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को मिलाओ तो क्या होगा भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा का रिडक्शन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपना लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ऐसे सोचोगे तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, देख लो। जैसे मान लो कि तुमको दिया कि कैल्शियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे हो गया CaCl2। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। अब सुनो, क्लोरीन का जानता है ना कि -1 होता है, तो एक क्लोरीन का -1, लेकिन यहाँ है क्या क्लोरीन? तो मन में तो सोचे जब जोड़ इसका निकालना रहेगा तो टोटल लेकर चला जाता, तो इसका -2 हुआ, तो इसका +2। अब तुम सोचो 0 से +2, तो इसका हो गया ना ऑक्सीडेशन। बोलो, ये 0 से -1 हुआ तो हो गया ना इसका रिडक्शन। दोनों हो रहा है। बोलो, अब दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो कहलाएगा ये पूरा रिएक्शन कि क्लोरीन और कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड बना, तो ये कैसा रिएक्शन भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा का कोई जरूरी नहीं कि इसी का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो सके, इसी का ऑक्सीडेशन होता है, इसका कोई जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है। जैसे अच्छा एक चीज और, अब तुम सोचो जरा सा, ध्यान देना कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम लिखे KClO4, क्या लिखे? तो ये बनाया KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोड़ो उसको। KClO3 ले लो, यहाँ पे कर लो KCl प्लस O2, ऐसे KClO4 नहीं, KClO3। अब ध्यान से सोचो, चलो बताओ भाई, तुम देखो कभी भी पता करना जिसका चाहिए। चलो ऑक्सीजन का पता, -2, तो 3 दूना क्या हो गया? 6। चलो टोटल ही लिख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पोटेशियम पहला ग्रुप का है तो +1, मेटल है ना। अब क्लोरीन का बताओ, प्लस कितना? 5। चलो बहुत अच्छा, चलो इधर आओ, ये कितना? कंपेयर करो किसका। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के लिए कितना? -2। ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन के लिए ही लिखा जाता है, हम तो तुमको समझने के लिए लिखे थे। अब कंपेयर करो किसका किसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो रिडॉक्स होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए। तो हमको ये बता, पोटेशियम का +1, इसका चेंज। क्लोरीन का बता, चेंज हुआ। क्लोरीन का प्लस यहाँ, बोलो भाई क्या हो गया? क्लोरीन का 5 से हो गया -1, तो घट गया, तो रिडक्शन। ये बताओ ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, बताओ रिडॉक्स रिएक्शन होगा रिडॉक्स की नहीं? बोलो। हाँ। अच्छा एक और बताते हैं, H2O2। देखो समझना, इसको जब हीट करोगे तो H2O प्लस O2 में बदल जाएगा। H2O और क्या? चलो देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो ये परऑक्साइड है, तब परऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -1, ये +1। हालांकि एक के लिए -1 तो 2 के लिए -2, तो एक के लिए +2 होगा ना, या तो टोटल के लिए
हम जब भी कंपेयर किया करते हैं तो एक के लिए क्या करते हैं? चलो यहाँ बताओ, ऑक्सीजन एक ही है -2, ये तो पर ऑक्साइड नहीं ना है, चलो +1, ये 0। चलो चेक करो, हाइड्रोजन एक के लिए यहाँ +1, यहाँ भी +1, कोई फर्क पड़ने वाला? यहाँ बताओ ऑक्सीजन का -1 से कहाँ चला गया? बोलो, घट रहा है ना, -1 से -2 रिडक्शन। अब यही ऑक्सीजन का देखो फिर वहां ऑक्सीडेशन, इसी ऑक्सीजन का देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज किया तो क्या हो गया भाई, बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो तीनों रिएक्शन रिडॉक्स हुआ कि नहीं, पहले बताओ, ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स हुआ या नहीं? हाँ, बोलो, ये रिडॉक्स का एग्जांपल है कि नहीं? देखो, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसमें भी, ऑक्सीडेशन। लेकिन तीनों को देखो तो जरा सा कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? देखो तो जरा, सुनो, पहला रिएक्शन में देखो, ध्यान देना, पहला रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, दूसरा में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तीसरा में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, पहला भी रिडॉक्स, दूसरा भी रिडॉक्स, तीसरा, लेकिन फर्क थोड़ा थोड़ा का देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो तीनों में हुआ, रिडॉक्स तीनों हुआ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, यहाँ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, किसी यहाँ देखो अलग अलग एटम का या अलग अलग स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। पूछेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो कैल्शियम का। रिडक्शन किसका हुआ भाई? कैल्शियम, है कैल्शियम। रिडक्शन, क्लोरीन, अरे रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन, क्लोरीन का। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो तो, ऑक्सीडेशन किसका? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। रिडक्शन किसका? क्लोरीन, है? क्लोरीन। अच्छा, यहाँ देखो तो, ऑक्सीडेशन किसका? ऑक्सीजन का है, और रिडक्शन किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ फिर से देखो, ऑक्सीडेशन हुआ कैल्शियम का, रिडक्शन हुआ क्लोरीन का, लेकिन दोनों क्या अलग। एक ही में था, एक ही मॉलिक्यूल में, क्या अलग अलग? अलग अलग। यहाँ लेकिन देखो, यहाँ अलग अलग एटम का हुआ, लेकिन ये दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल में है कि नहीं? बोलो, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ ही कि नहीं, कि इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, अलग अलग एटम का हुआ, लेकिन वो दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल में है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में है, ये अलग है। यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों से भी और डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम का हुआ, एक ही प्रकार के एटम का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन 3 तरह का हो रहा होगा नहीं, कि वैसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग स्पेसीज का हो, वैसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें अलग अलग स्पेसीज का हो लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल वाले का हो, वैसा जिसमें कि एक ही एटम का हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। को जरूरी नहीं कि एक ही एटम का होगा तो इसी में एक ही में रहेगा, अलग अलग भी रहेगा लेकिन एक ही एटम का होगा। तो ऐसे रिएक्शन, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है। हम एग्जांपल इसलिए रिडॉक्स का इस तरह के तीनों अलग अलग दिए कि तुमको देखने में ही कंप्लीट पता चल जाए कि हाँ भाई, इसमें ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है, रिडक्शन किसी और का हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है, रिडक्शन किसी और का हो रहा है, लेकिन वो दोनों एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल में। क्या ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है? इसमें एक ही एटम का हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हुआ, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर। याद करो, ऑर्गेनिक में बताए थे, अलग अलग का हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है तो इंटर, एक ही होता तो इंट्रा। तो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अलग अलग स्पेसीज का होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग का ही हो तो उसको अपना लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और ये एक ही मॉलिक्यूल का में एक ही एटम का हो रहा, एक ही एटम का होगा, ये नहीं कि खोजते रहना कि एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम का, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब ऑक्सीजन है तो और कोई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का चेंज होता, तो इसको बोलते हैं अपना लोग डिस
प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? अलग अलग मॉलिक्यूल का होगा तो इंटर, एक ही में अलग अलग एटम का हो तो इंट्रा, एक ही एटम का हो केवल तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, या उसी को बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आया समझ में? बोलो। हाँ, अब देखो समझना पहले। एक और होता है, क्या बेटा में देखो, एक होता है कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। समझना पड़ेगा। जैसे Cl O माइनस, इसको रिएक्शन करवाओ Cl माइनस से, तो ये Cl2 और प्लस OH माइनस, OH क्या होगा? माइनस। चलो समझना पहले, देखो ध्यान देना। ये बताओ ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। अच्छा, ये दोनों को जोड़ के चार्ज के बराबर होना चाहिए। नहीं रहता तो 0 समझते हैं, लेकिन अगर इस पे माइनस है तो माइनस आना चाहिए। तो ये -2 है तो इसका +1 हुआ होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो -1 आएगा। नहीं तो x मान के बनाओ ना, देखो आ जाएगा। ये अकेले है, उस पे चार्ज है ही नहीं, रहता तो 0 बोलते, चार्ज है तो -1। ये अकेले में 0। अब बताओ हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका -2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ, आएगा या नहीं आएगा? अब कंपेयर करो तो बताओ, ऑक्सीजन का -2 तो उधर ऑक्सीजन का -2 है, बोलो यार। अच्छा, क्लोरीन का बताओ, +1 है, यहाँ 0 होगा, बोलो। ये बताओ, इसके अनुसार अगर क्लोरीन का कंपेयर करोगे तो बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक बात बताओ, बोलेंगे कि रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन नहीं, पूरा कंपाउंड बोला जाता है, लेकिन क्लोरीन के ही कारण हुआ, बोलो। अच्छा, इधर से सोचो, इधर से सोचो, इस साइड से अगर सोचा जाए तो बोलेंगे क्लोरीन का देखो 0 है तो -1 हो गया, 0 है तो +1 हो गया, तो क्लोरीन का ही रिडक्शन, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन। तो इधर से सोचोगे तो ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं? देखो ध्यान से जरा, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही, लेकिन इधर से तो इसका मतलब इधर से देखा जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा हो गया। इधर से सोचा जाए तो ये क्या हो गया बताओ? अपोजिट टू क्या आ जाएगा बताओ? डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा कि नहीं? और अपोजिट टू ही डिस्प्रोपोर्शनेशन या रिवर्स टू डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऐसे लिख सकता है, रिवर्स ऑफ क्या? और रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन को बोलते हैं कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नया है, कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का पूछ दे तो डायरेक्ट बोल देना रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन इज कॉल्ड कंप्रोपोर्शनेशन। यहीं पे लिख देते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन इज कॉल्ड क्या? कंप्रोपोर्शनेशन।
आया समझ में? देखो उधर से सोचे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इधर से कम। इधर से अगर इसका उल्टा डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही क्या हो गया उल्टा, तो क्या कहलाएगा? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। बहुत आसान है। तो फाइनली ये पहले बताओ कि भाई जो तुमको हम बता रहे हैं तुम लोग को कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कितने तरह का हुआ जो, तो हेडिंग देते हैं अब अपना लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। डिफिनीशन देते चले जाते हैं। क्या डिफिनीशन दोगे बताओ? अलग अलग स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लोगे अपना जो दिए थे अभी। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन सेम मॉलिक्यूल इन सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो उसको अपना लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। जैसे केसिलो3 में ऑक्सीजन का हो रहा था और क्लोरीन का, लेकिन वो दोनों एक ही में था। एग्जांपल लिख लोगे। थर्ड नंबर में डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एटम या स्पेसीज जो लिखो इज कॉल्ड, बताओ भाई कर लोगे? अच्छा चौथा ये नया है भाई, ठीक। चौथा है कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है उसका उल्टा लिख दो, उधर वाला को इधर वाले को उधर लिख दो तो ये कहलाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका डिफिनीशन रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लोगे। इंटरमोलिकुलर अलग अलग का, एक ही में अलग अलग एटम का तो इंट्रा। डिस्प्रोपोर्शनेशन सेम एटम का सेम मॉलिक्यूल में। कम प्रोपोर्शनेशन इसका रिवर्स। एग्जांपल सबका दिया हुआ है, आया समझ में? कर लोगे? देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया। रिडक्शन कैसे पहचानेगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ उसको रिड्यूसिंग एजेंट। फिर अपना लोग पढ़े रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, तो बताए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज तभी तुमको समझ में आएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर सबका मालूम होगा या निकालने के लिए आएगा तब। मान लो 4 एटम है तो 4 में से कम 3 का तो मालूम होना चाहिए, तब ना चौथा का निकालोगे। आया समझ में?
अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखो भाई सबसे पहला चीज एन फैक्टर पढ़ेंगे। ऐसे पहले सोच लो कि एन फैक्टर क्या होता है नहीं होता है, और उसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें, ध्यान से समझना पहले, कि याद होगा कि मोलारिटी, मोलालिटी है ना, ये सब पढ़ चुके थे। बचा हुआ था इसमें नॉर्मलिटी। क्या बचा हुआ था? नॉर्मलिटी। तो तुम ध्यान से सुनो कि नॉर्मलिटी के लिए हमको जरूरत है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या जरूरत है? ग्राम इक्विवेलेंट। ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, इसका चर्चा करें। ग्राम इक्विवेलेंट जो है, ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको पहले जानना, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट जानने रहे अपना लोग, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे जानेंगे? तो इसके लिए अपना लोग को जरूरत पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे जानोगे? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास बाई एन फैक्टर। क्या होता है? इसका मतलब क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना जानता है, लेकिन पता चला क्या भाई? एन फैक्टर। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? एन फैक्टर से क्या पढ़ोगे? इक्विवेलेंट वेट जान जाएंगे तब क्या सीखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए कि होता है फॉर्मूला गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं वैसे। अब तुम सोचो, एन फैक्टर जान गए तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे ये फॉर्मूला से। अब इक्विवेलेंट वेट जब निकाल लिया तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ये फॉर्मूला से, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, सब पढ़ेंगे अलग से। अब ये जब जान लिया ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोल, ये मोल का रहे ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो वॉल्यूम तो दिया रहेगा, तब बोलो कि ये नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए अपना लोग को कहां से स्टार्ट करना चाहिए? कहां से? एन फैक्टर से। इसलिए अब एन फैक्टर जानेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एन फैक्टर। तो चलो अब अपना लोग जानते हैं कि एन फैक्टर क्या है। एन, कोई कोई लोग इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना पहले, एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर को स्पेशल टर्म है। एन फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है, और कोई इसका स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। मतलब वैसा फैक्टर जिसके द्वारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं, वैसा फैक्टर जिसके द्वारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। मतलब द फैक्टर by which equivalent weight can be calculated, can be क्या? Calculated. The factor by which equivalent weight can be calculated is called n factor. एक बात और जान लो भाई, एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर जो है कैलकुलेट किया जाता है जिसके द्वारा, एन फैक्टर के द्वारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है। वैसा फैक्टर जिसके द्वारा क्या करेंगे अपना लोग? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, तो उसको अपना लोग बोलते हैं एन फैक्टर बोलते हैं। आज समझ में? अब बात है कि अब ध्यान सुनना, एन फैक्टर अगर नहीं मालूम चला तो इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं तो नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी नहीं तो टाइट्रेशन नहीं। ये भी ध्यान रखना कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो चैप्टर का नाम बताए, अगर ये तुमको नहीं मालूम चलता है
तो आपको नॉर्मलिटी नहीं पता चलेगा। नॉर्मलिटी का ही यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, टाइट्रेशन जिसको तुम लोग बोलता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी तुमको मालूम होगा जब ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का रूल कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। अगर ये नहीं मालूम तो फिर ये नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जरूरी है कैलकुलेट करना, किसका इंक्रीज कर रहा है, किसका डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम लोग पढ़े कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर। अच्छा, एक बात और जान लो, एन फैक्टर एसिड का अलग होता है, हर एक का अलग अलग होता है। एसिड का अलग, बेस का अलग। तो एसिड बेस भी बहुत तरह का होता है। कुछ ऐसा एसिड होता है जो लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करने वाला, ऐसा भी होता है। तो सुनो, पहले सबसे पहले एन फैक्टर के पहले थोड़ा सा एसिड और बेस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलो हम आज एसिड और बेस का पहले सबसे पहले तुम लोग को पढ़ा दें, है ना। एसिड एंड क्या, क्योंकि एसिड और बेस नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा। हम बोलेंगे एसिड देखो भाई ये होता है, तो एसिड बहुत तरह का होता है। एसिड जो होता है, ऐसे ध्यान से सुनो, बहुत सारा साइंटिस्ट आया, एसिड का अलग अलग डिफिनेशन दिया है। सबसे पहला डिफिनेशन समझना पहले, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। ये सब 9th-10th में पढ़ाया जाता है आर्हेनियस के अनुसार। कोई बोला एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। तो एसिड जो होता है लॉस द H प्लस आयन इन वाटर। बहुत बार बताए भी है कि H लॉस करने वाला एसिड कहलाता है। इस सब में टाइम मत लगाओ यार ज्यादा। H वाटर में लॉस करने वाला क्या बोलेंगे, है ना, नाम दिया गया आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ही बताया था ये बात को। इसलिए बेस जो है समझ ही रहा होगा, लॉस द OH माइनस आयन इन वाटर हो जाएगा। ये था किसका, आर्हेनियस का थ्योरी। आर्हेनियस के द्वारा बोलेगा कि एसिड किसको कहते हैं, तो वैसा एसिड जो H लॉस करे, जो OH लॉस करे उसको क्या बोलेंगे अपना लोग, बेस। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट का नाम था। ब्रॉन्स्टेड बताया कि एसिड किस, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं उसको, नाम दिया। तो बड़ा चीज तो है नहीं, एसिड के आगे उसी का नाम जोड़ दिया जाता, ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो वैसा ये क्या, देखो दिमाग क्या लगाया, सुनो पहले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है, एक एक। तो ये एटॉमिक नंबर हुआ, तो ये प्रोटॉन का भी नंबर एक। तो एक हाइड्रोजन लॉस होने का एक प्रोटॉन लॉस हुआ। तो ये क्या किया, दिमाग लगाया, ये क्या बताया कि अगर कोई प्रोटॉन लॉस करता है तो वो समझ जाना कि एसिड होगा। दिमाग इसी चीज का नाम बदल के बता दिया। तो ये हुआ कि डोनेट द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मतलब सीधा जान लो क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोनेट करने वाला भाई। तो ये दोनों में अंतर थोड़ा सा यही हुआ कि हाइड्रोजन के टर्म में बोला और ये प्रोटॉन। हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ये बोला था प्रोटॉन के टर्म में, लेकिन अपने लोग प्रोटॉन का मतलब क्या, हाइड्रोजन। दूसरा, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे बेस, और जो लॉस करेगा उसको बोल देंगे। थर्ड कंसेप्ट क्या था, इसे सब 10th में पढ़ना। थर्ड था अकॉर्डिंग टू, याद करो बताए होंगे जियोस में, लुईस एसिड एंड बेस।
पेयर में थ्योरी। तो लुईस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे कि डोनेट करे, एक्सेप्ट करे, पेयर एक्सेप्ट द लोन पेयर। तो पेयर में तो लगाए, पेयर मैंने जोड़ा हुआ ना। और लुईस बेस किसको बोलेगा? जो डोनेट करे, बोलो। डोनेट करे, लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर हो जाएगा। आ रहा समझ में? एक्सेप्ट करने वाला। लुईस एसिड। तो इसका एग्जांपल जैसे अल्युमिनियम क्लोराइड, याद करो अल्युमिनियम 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, ये याद करो। ऑर्गेनिक में यूज होता था अल्युमिनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा, लुईस एसिड। ये सब जैसे अमोनिया NH3 लोन पेयर है, देने वाला। वाटर लोन पेयर देने वाला, बहुत सारा होगा। जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, ये NH2 है, ठीक। तो ये भी बेस देने, लोन पेयर देने वाला। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बेस का होगा कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर। जैसे याद रहेगा तभी तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई एसिड, हम बोल देंगे कि जितना प्रोटॉन लॉस किया वही उसका एन फैक्टर, जितना गेन किया वही उसका एन फैक्टर। तो ये सब समझना पड़ेगा ना कि प्रोटॉन लॉस किया, गेन किया, है ना। तो ये था एसिड और बेस का कंसेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर, समझा? देखो देखो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे? एन फैक्टर। एन फैक्टर, ठीक। एक चीज और जान लो। अच्छा, एसिड, कोई भी एसिड होगा तो जितना हाइड्रोजन लॉस करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड का पढ़ेंगे, बेस का पढ़ेंगे, अलग अलग सबका पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं अपना लोग, ऐसे नंबरिंग दो या ना दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, डायरेक्ट एन फैक्टर एसिड का ऐसे लिख देंगे, एन फैक्टर ऑफ एसिड, सीधा जानो। NF का मतलब एन फैक्टर ऑफ एसिड। ये जो होता है एसिड जितना H लॉस करेगा वही इसका एन फैक्टर होता है। जितना H लॉस करे वही इसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लॉस्ट बाई एसिड। जितना नंबर हाइड्रोजन लॉस करे, 2 हाइड्रोजन लॉस किया तो उसका एन फैक्टर 2, बहुत आसान है। 3 हाइड्रोजन लॉस किया तो उसका एन फैक्टर 3, 1 हाइड्रोजन लॉस किया तो उसका एन फैक्टर 1। और जितना H लॉस करता उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ दे कि बताओ एन फैक्टर एसिड का किसके बराबर होता है तो बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का डिफिनेशन बोलो। नंबर ऑफ आयन लॉस्ट बाय एसिड। देखो ये एसिड है, मान लो ये 5 हाइड्रोजन लॉस किया तो इसका बेसिसिटी 5। अब वही चीज क्या कहलाया? एन फैक्टर। एन फैक्टर। दिमाग में बैठना चाहिए। एन फैक्टर जितना हाइड्रोजन लॉस हुआ बेसिसिटी, बेसिसिटी किसके बराबर? बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, HCl, HBr, HNO3 ये सब एसिड है। इधर लिख देते हैं एन फैक्टर इसका। बताओ कई हाइड्रोजन है? एक। तो लॉसो करेगा तो एक ही ना, इसका मतलब एन फैक्टर कितना? एक। इसका बोलो, एक। इसका बोलो। H2SO4 का बताओ। 2 हाइड्रोजन है। H3PO4 का बताओ। 3 हो सकता है कि नहीं?
फिर तुमसे पूछ दिया H2 ये H3PO3, 3 बताओ 1 2 होता है इसका, बताते हैं क्यों होता है, जो समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान से सुन, एक से अधिक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2, ठीक। तो ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन भी तो लॉस कर सकता है। ये कोई जरूरी है कि दोनों का दोनों लॉस कर देगा? तो जिस केस में ये एक हाइड्रोजन लॉस किया होगा उस केस में तो इन फैक्टर इसका 1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई। इस सब में एक हाइड्रोजन है ही, तो एक ही लॉस किया तो इन फैक्टर है। लेकिन जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन है तो उसका हाइड्रोजन अगर एक से अधिक है तो उसका एन फैक्टर तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 है तो 3 भी हो सकता है, 4 अगर रहता तो 4 भी हो सकता था, हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा क्यों लिख दिया कि 2 ही 3, इसका 2, ये तो स्ट्रक्चर के कारण ऐसा है। तो ध्यान देना, बता रहे हैं अगर एक से अधिक हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो मैक्सिमम जो लॉस करने का क्षमता है। जैसे मान लो तेरे पास 3 रुपया है, तो 3 रुपया तो 3 ही लॉस करेगा, 2 है तो 2 ही लॉस करेगा। तो जो मैक्सिमम लॉस कर सकता है वही उसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर, मैक्सिमम है, ठीक। लेकिन अगर रिएक्शन में तुमको लिख के दे दिया कि 1 हाइड्रोजन लॉस किया है तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर 2 लॉस कर रहा है तो एन फैक्टर उसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, अच्छा इसका एक देखो बताते, H3PO3 का, H3PO3 समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखो इसका, P डबल बॉन्ड O, बताए थे कि जितना O रहेगा OH, बताओ OH OH, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गया, तो ये तो नहीं रहेगा। और अब फास्फोरस का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो 3 बॉन्ड बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, बच गया कि नहीं। अब तुम सोचो, याद करो ऑर्गेनिक में हम कभी तुम लोग को हम बताए थे कि अगर P सिंगल बॉन्ड O है तो P डबल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा स्टेबल होता है कौन? ये स्टेबिलिटी है। तो ये डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा, चाहे ये डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा, तो अच्छा ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कि नहीं। तो याद करो ऐसा स्ट्रक्चर कभी बताए थे कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस फास्फोरस पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस। तो माइनस और प्लस मिलके क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा P, चलो यहाँ पे H जोड़ दो, ये वाला, यहाँ पे बताओ OH है, यहाँ बताओ OH है, और यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो याद कर, तुम लोग को हम बताए थे कि H कौन वाला लॉस होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहता है वो वाला, कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा रहता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से कई एटम जुड़ा हुआ? पहले ही बताओ, ये ज्यादा स्टेबल की ज्यादा स्टेबल? डबल बॉन्ड। ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, ये टॉटोमिराइज कर लेता है, टॉटोमिरीज जीओसी में पढ़ाए होंगे, टॉटोमिरीज कर लेता है। H प्लस आयन एक जगह से टूट के दूसरी जगह गया, माइग्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ऐसे समझो कि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए चाह रहा, तो ये खींच लिया, इसके पास लोन पेयर था तो ये कर लेगा। इसीलिए इसमें 2 ही हाइड्रोजन लॉस करने लायक होता है, ये डायरेक्ट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से, तो ये वाला लॉस है। तो जितना हाइड्रोजन लॉस करने लायक क्षमता है वही ना उसका एन फैक्टर होगा। तो ये मत समझ जाना कि इसका 3 है तो बेसिसिटी 3 हो। एन फैक्टर को ही इसका क्या बोल सकता है तुम लोग? बेसिसिटी बोल सकता है। लिखो देखो, तो ये एसिड का एन फैक्टर था, समझना पहले। देखिए हम क्या बोले कि अगर मान लो कि एसिड के पास एक से अधिक हाइड्रोजन है, मैक्सिमम देखो हम अभी बता रहे थे कि एन फैक्टर एसिड का वही होता है जितना एच लॉस कर सकता है, ठीक। जितना एच क्या करेगा?
लॉस कर सकता है। तो तुम सोचो जरा सा कि जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे और भी अच्छा H3PO4 का बात किया जाए, H3PO4 का, तो तुम सोचो स्ट्रक्चर इसका अगर लिखोगे तो फास्फोरस बताए थे कि जितना हाइड्रोजन जितना ऑक्सीजन है वो दोनों को मिला के OH जितना बने पहले उसको जोड़ दो। ये 3 OH बना। अब बताओ एक ऑक्सीजन और भी बच गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो डबल बॉन्ड बनाया। अब क्या फास्फोरस के पास लोन पेयर है या नहीं है? तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 2 5 बॉन्ड बना चुका, लोन पेयर नहीं है तो ये हाइड्रोजन इससे डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, चाहिए हाइड्रोजन चाहे कोई भी। तो इसका लॉस करने का कैपेसिटी कितना हो गया देख लो। तो इसका इसलिए बेसिसिटी कितना होगा बताओ? बेसिसिटी 3, इसलिए एन फैक्टर बताओ इसका कितना हो गया? 3 हो गया। और जिसका बेसिसिटी 3 होता है उसको बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। जिसका बेसिसिटी 3 ट्राइबेसिक, 2 डाइबेसिक। फिर से हम लिख दे रहे हैं H3PO3 का, इसका एक ही जगह कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछता P OH बनाओ, 3 बनाओ पहले, बना दिए, 3 पेयर लग जाएगा OH का, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन तो OH 3। अब इसके पास और कोई ऑक्सीजन बचा नहीं तो इसका तो 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया, तब 5 इलेक्ट्रॉन में तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, टॉटोमेराइज कर जाएगा। उतना टाइम अब नहीं है मेरे पास, यहाँ H जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये वाला यहाँ से टूटकर यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अब ये H और ये H लॉस करेगा तो इसका बेसिसिटी बताओ कितना? 2, इसलिए इसका एन फैक्टर भी कितना? 2। जिसका बेसिसिटी 2 उसको क्या बोलेगा? डाइबेसिक एसिड, DI है। एक और फॉर्मूला H3PO2, H3 क्या? PO2। तो देखो तो जरा सा POH कितना बनेगा? 2। फास्फोरस से एक ऑक्सीजन, अच्छा 2 ही। अब बताओ ये बॉन्ड कितना बनाया? 2। अच्छा एक हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा हुआ है, देखो 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बताओ इसके पास लोन पेयर कितना बच गया? 1। ये इसको दे देगा। देखो इसका कितना आदमी क्या सोचता है कि बेसिसिटी जो होगा 3 हाइड्रोजन है तो 3 होना चाहिए, ये नहीं होगा, तो सोचा कि 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा? जो देखो टॉटोमेराइज करेगा तब P यहाँ H, एक H और जुड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ OH, तो एन फैक्टर 1 ही ना होगा। तो ये बता बेसिसिटी इसका कितना आया रियल में? 1। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1, इसलिए एन फैक्टर भी इसका कितना? 1। जिसका एन फैक्टर 1 मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। देख लो स्ट्रक्चर पे, समझ लो सबको, आया समझ में? ठीक है, देखो अब अगला लेकिन अब ध्यान सुनना, एन फैक्टर जानना जरूरी है। जितना H लॉस करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर कहलाएगा। ध्यान देखो लेकिन अगर मान लो हम अभी क्या बोले कि एक से अधिक हाइड्रोजन है मान लो, तो जितना उसका हाइड्रोजन लॉस करने का मैक्सिमम कैपेसिटी है वही उसका एन फैक्टर या बेसिसिटी, उसी का बेसिसिटी बोलो, उसी को क्या बोल सकता है। लेकिन अगर रिएक्शन दे दिया तो रिएक्शन में देखना कि ये एसिड कितना H लॉस करता है। ये नहीं कि 3 हाइड्रोजन है तो कोई जरूरी नहीं कि 3 लॉस करेगा, नहीं रिएक्शन दिया तो मैक्सिमम तक जाके बोलेंगे कि जितना लॉस कर सकता वो उसका एन फैक्टर। लेकिन अगर मान लो कि रिएक्शन दिया हुआ है तो जितना रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उसका एन फैक्टर उतना, जितना हाइड्रोजन लॉस करेगा वही एन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कि H3PO4 ऐसे सिंपल, तो इसका सिंपल बोलेगा तो एन फैक्टर इसका डायरेक्ट याद करो, फास्फोरिक एसिड है, इसका नाम क्या?
फास्फोरिक एसिड। लेकिन ध्यान सुनना, अगर मान लो नहीं रिएक्शन दिया, डायरेक्ट पूछा, तो ये जितना लॉस कर सकता है वो इसका एन फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन में H3PO4 अगर किसी एसिड है, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मान लो कि NaOH के साथ रिएक्शन किया, या यहां पे क्या लिख देगा, अल्काली या कोई बेस, तो यहाँ NaOH ना लिख के अल्काली भी लिख देगा कि अल्काली के साथ रिएक्शन किया, तो ये बनाया HPO4 H2PO4 माइनस प्लस वाटर, या यहाँ माइनस ना देंगे, यहाँ पे इसको सोडियम दे देगा। भाई सोडियम इसका प्लस वाला, इसका माइनस वाला, इसके प्लस और माइनस के साथ जुड़ेगा। ऐसे भी तुम जानते हैं कि एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अगर मान लो कि यही H3PO4 को अगर मान लो कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाया और ये लिख दिया Na2HPO4 प्लस वाटर, रिएक्शन दिया रहेगा। यही एसिड का H3PO4 कोई अल्कली या कोई बेस या NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, NaOH ना देके OH माइनस लिख देगा। अगर कराया तो दिया क्या भाई, Na3PO4 प्लस वाटर। अब तुमसे पूछा कि इस रिएक्शन में हमको ये बताओ कि इसका फास्फोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा। तो ध्यान देना, एन फैक्टर जितना वो H लॉस करता है वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे बताओ कई हाइड्रोजन पर ही बताओ, हमको पता करना कि कितना ये लॉस किया, तो यहाँ कितना बच गया, तो लॉस कितना किया, एक, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया एक। ध्यान से देखा करो, यहाँ फास्फोरिक एसिड का कितना है, वहां बच कितना रहा है, लॉस कितना किया, 2, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया। यहाँ एसिड का में 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, इसका टोटल का टोटल हाइड्रोजन अपना लॉस कर दिया होगा, इसलिए एन फैक्टर इसका कितना, 3। तो इस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो तो जैसा रिएक्शन वैसा एन फैक्टर। लेकिन अगर रिएक्शन ना देके डायरेक्ट बोलता है तो कितना बोलते, 3 बोलते। आया समझ में। अगर बिना रिएक्शन का रहता तो एन फैक्टर जितना मैक्सिमम लॉस कर सकता है वो आंसर। लेकिन अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन में कंपेयर करेंगे कि भाई पहले 3 हाइड्रोजन है तो बाद में कितना है, इसका मतलब कितना वो लॉस किया, पता चल जाएगा ना देखकर कि कितना लॉस किया। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ था और RCM का पेज नंबर 100 में देखना, ये क्वेश्चन 23वां नंबर में है या 24वां में है। किसी अल्कली का दे दिया, OH दे दिया होगा। इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ऑर्थो। आया समझ में एन फैक्टर। चलो देखो, तो जब एसिड का रिएक्शन में दिया रहे तो एन फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना दिया है तो मैक्सिमम जितना वो लॉस कर सकता है, नहीं कि जितना है उतना ही कोई जरूरी था। H3PO2 में क्या हो गया, एक हो गया बेसिसिटी, तो एक हो गया था एन फैक्टर, वो तो जितना लॉस कर सकता है वो उसका होगा। आया समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर किसका, बेस का पढ़ेंगे। एन फैक्टर किसका, बेस का। अभी बताए एसिड में जितना H लॉस कर सकता है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस आयन, जितना OH लॉस कर सकता है। अभी नहीं कि 5 OH है तो 5 लॉस कर दे, ये कोई जरूरी नहीं।
जितना OH लॉस कर सकता है मैक्सिमम, वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। अच्छा, बेस जितना OH लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ क्या, बेस। एग्जाम्पल देखो भाई, यहां बेस लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं एन फैक्टर। ठीक, यहां बेस, यहां एन फैक्टर। ध्यान सुनना, जैसे बताना NaOH, कितना OH है यहाँ पर, एक ही लॉस होगा, एन फैक्टर एक। KOH एक, लेकिन AlOH का होल थ्राइस तो क्या हो जाएगा, 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा नहीं। H और बेस, अच्छा ऐसे सोचो कि किसी के बेस तो लोन पेयर वाला को भी बोलता है, तुम लोग जिसके पास लोन पेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो जितना लोन पेयर दे सकता है वो भी तो उसका क्या हो जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड या नंबर ऑफ लोन पेयर लॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जितना H वो एक्सेप्ट कर ले या जितना वो H लॉस कर दे या जितना वो क्या करे लोन पेयर लॉस कर दे, तीनों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देखो, लोन पेयर वाला। चलो बताओ भाई, ये बेस है, कितना लोन पेयर है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बता। लेकिन अगर यही चीज को NH2 CH2 CH2 NH2 लिख दिया जाए, डाई इथाइल एमीन बोला जाता है, बोलो एन फैक्टर कितना है इसका, 2 हो जाएगा। बहुत सारा NH2 बताओ, एन फैक्टर कितना, 3। ऐसा भी हो सकता था माइनस वाला भी लगा सकता है, जैसे H2O का बताओ, एक बार में एक ही लोन पेयर देता है तो इसका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर मान लो कि ऐसा दे दे, समझना पहले, NH2 C डबल CH2 C ये रहे, अगर मान लो डबल बॉन्ड O पे माइनस, बताओ लोन पेयर भी दे सकता है, माइनस चार्ज भी तो दे सकता है कि H को, तो इसका बताओ एन फैक्टर कितना हो जाएगा। लोन पेयर के बजाय माइनस, अरे माइनस रहा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। ऑर्गेनिक में सब बताए थे कि माइनस का मतलब कितना, 1 लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये दोनों देगा। समझ में, तो एन फैक्टर इस तरह से बेस का निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, समझना पड़ेगा, मिटा दे। ध्यान देना, देखो H3BO3 इसको लिखता है लोग बुड़बक बनाने के लिए, ऐसे लिख देता है BOH का होल थ्राइस। चलो बताओ इसका एन फैक्टर भाई, तो लोग को लगता है क्या होता है 3, लेकिन रियल में 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अब पूछ देता है, लोग को लगता है कि अरे यार ये तो कौन नहीं जानता। देखो ध्यान से सुनना, ये रियल में बेस नहीं है, रियल में ये सीड है, बोरिक एसिड। बहुत को लगता है ना कि ऐसे लिख दिया तो बेस नहीं समझेगा लोग, लेकिन बेस नहीं है, रियल में ये क्या है, एसिड है।
अब इसको इसके बारे में थोड़ा जान लो कि जब इसको वाटर से, अच्छा एक बात बताओ, एसिड क्या करता है? H लॉस करता है। तो जब इसको वाटर से रिएक्शन करवाओगे तब ना लॉस करेगा, चाहे वो बेस हो चाहे एसिड हो। तो देखा क्या गया कि ये बनाया OH का होल 4, एक OH इससे चला गया तो 3 OH था, एक OH और मिल गया तो 4, अब प्लस एक H जो इसका बचा, वाटर को तोड़ो, ऐसे तोड़ो, OH माइनस और H प्लस, ये वाला इसके साथ जुड़ गई। इसको लिख सकता है ना तुम लोग, BOH का होल थ्राइस, तो 3 है 1 4 हो गया। तो यहाँ पे H प्लस लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये कंपाउंड जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या लॉस किया? OH की H किया। तो H करने वाला को बेस बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो ये एसिड है कि नहीं? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? और कितना H लॉस किया? इसलिए इसका N फैक्टर जो होगा इस कंपाउंड का N फैक्टर कितना? याद कर ले कि H3BO3 लिख दे या बुड़बक बनाने के लिए BOH3 लिख दे। तो उन्हें की OH 3 है तो 3 कहेंगे। N फैक्टर कितना है इसका? 1। ऐसे ही बहुत सारा, एक और एग्जांपल देखो, इस बेस के रूप में दे देगा, ऐसे देखो, ऐसे लिख देगा POH का होल थ्राइस। तो बहुत सारा लोग कर दिया कि N फैक्टर 3, भाई 3 नहीं, कितना? 1। कैसे? देखो H3PO3 क्या हो जाएगा? H3PO3 का 2 ना, 2 बताए थे ना, समझा? तो इस तरह से इसका बेस का N फैक्टर खत्म हुआ। ठीक, किसका N फैक्टर? बेस का। अब पढ़ेंगे हम लोग लुईस एसिड का, लुईस बेस। तो लुईस एसिड लुईस बेस का तो तुमको पढ़ा दिए, ऐसे पढ़ लो अलग से। भाई लुईस एसिड जितना लोड पर एक्सेप्ट करेगा, जितना लोड पर लॉस करेगा बेस हो जाएगा। चलो देखो, N फैक्टर ऑफ लुईस एसिड का बताओ, नंबर ऑफ लॉस ऑफ लोन पेयर, नहीं, हाँ, गेन ऑफ क्या? लोन पेयर। अच्छा, N फैक्टर ऑफ लुईस बेस बताओ, नंबर ऑफ, बोलो, लॉस ऑफ लोन पेयर। ये जैसे एग्जांपल, अल्युमिनियम क्लोराइड 3 दूना 6 था, 1 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसलिए N फैक्टर कितना? जैसे NH3 1 लोन पेयर देगा, अरे भाई जिसके पास है देगा, जिसके पास कमी है लेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? N फैक्टर ऑफ साल्ट। एसिड का पढ़ लिए, बेस का पढ़ लिए। एसिड का कैसे पढ़े? जितना H लॉस करेगा या जितना लोन पेयर गेन करेगा, नहीं, बेस जितना लॉस करेगा OH, या जितना H एक्सेप्ट करेगा, या जितना लोन पेयर लॉस करेगा। तो ये है इसका N फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट, N फैक्टर ऑफ साल्ट। बहुत आसान। पहले तो ये साल्ट के बारे में तुम लोग जान लो कि N फैक्टर साल्ट है तो साल्ट किसको कहते हैं। ठीक है, पहले साल्ट पढ़ लो। देखो, तो अब हम लोग N फैक्टर ऑफ साल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? N फैक्टर ऑफ क्या? साल्ट। ठीक, तो सबसे पहले साल्ट देखो हम पहचानने के लिए बता देते हैं। साल्ट कैसे पहचानोगे? तो साल्ट हम कई बार बताएं तुम लोगों को कि साल्ट जो होता है उसमें OH माइनस नहीं होना चाहिए, H प्लस नहीं होना चाहिए, ये दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ये दोनों में से कोई अगर रह गया तो वो साल्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, NaCl
साल्ट है, क्योंकि ना एच है ना OH है, दोनों में से कोई नहीं। ये बताओ वाटर साल्ट होगा कि नहीं? हाँ नहीं। नहीं होगा। KCl बताओ साल्ट होगा कि नहीं? हाँ। होगा। Na2SO4 बताओ साल्ट होगा कि नहीं? हाँ। OH भी नहीं है, हाँ, H भी नहीं है, तो ये भी साल्ट होगा। KNO3 बताओ होगा। साल्ट होगा, क्योंकि इसमें OH और H नहीं। साल्ट पहचानना जान गया। अब सुनो, कोई भी साल्ट को जब तुम तोड़ेगा तो K पे प्लस, NO3 पे क्या आएगा? माइनस। इसी को तोड़ो, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन SO4 पर 2 माइनस होता है, याद करो सल्फेट। तो 2 सोडियम है तो 2 लिख दिए। ये बताओ कितना पॉजिटिव टोटल हुआ? 2। कितना निगेटिव हुआ? 2। कोई भी दुनिया का साल्ट होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों जब सेम होगा तो इसका जो एन फैक्टर होता है साल्ट का, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर या तो टोटल एक ही चीज है। लेकिन साइन एन फैक्टर माइनस में नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव होता। तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे ना, मॉड में टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल क्या लिखेगा? निगेटिव चार्ज। मॉड में ये है एन फैक्टर साल्ट का, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कर दो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज कर दो। ठीक, जैसे एग्जाम बताओ जल्दी से, यहाँ एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। NaCl, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन फैक्टर डायरेक्ट। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, एन फैक्टर साइन के साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। जैसे के ऐसे लिखो, KCl निगेटिव पॉजिटिव एक ही, ये नहीं कि दोनों को जोड़ के कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो 2 को चार्ज हुआ, ऐसा नहीं। या तो टोटल पॉजिटिव या तो टोटल निगेटिव। जैसे बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ तोड़ा हुआ है। और भी एग्जांपल देखो, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका एन फैक्टर ध्यान देना। जब तोड़ेगा तो अल्युमिनियम एक ऊपर तो 3 पॉजिटिव, एक अल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव, लेकिन अल्युमिनियम 2 है। सल्फेट पे 2 निगेटिव, लेकिन सल्फेट है 3, तो 2 3 6 पॉजिटिव। कितना एन फैक्टर? Al2O3 होगा कि नहीं? तोड़ो ना भाई, तोड़ के देख लो। अल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव लेकिन 2 अल्युमिनियम, ऑक्सीजन पे 2 माइनस लेकिन ऑक्सीजन का नंबर 3, तो टोटल पॉजिटिव तो 3 दूना 6, टोटल निगेटिव 3 दूना 6। ये हो गया साल्ट का एन फैक्टर। ठीक, देखो मारे नहीं ऐसा दांत झाड़ देना। देखो Al2O3 6 हो गया। अच्छा, अगर मान लो Al2S ऐसा सोचो, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसका एन फैक्टर पूछेगा। पूरा ये एक कंपाउंड है, फिटकिरी का यही फॉर्मूला था। अगर इसका बोला जाए तो ये पहले सोचो कि पोटेशियम पे तो 2 प्लस हो जाएगा, टोटल चार्ज करना है हम लोग को, क्योंकि अच्छा इससे 2 माइनस, अल्युमिनियम पे डायरेक्ट +6 लिख दिए, क्योंकि एक अल्युमिनियम पे +3 तो 2 अल्युमिनियम पे +6। यहाँ पे बताओ -6, वाटर तो न्यूट्रल होता है। अब तुम बताओ टोटल पॉजिटिव कितना आया? 8, टोटल निगेटिव भी 8, तो आंसर इसका एन फैक्टर कितना? 8। तो अगर कोई ऐसा भी साल्ट होता है जिसमें कि 2 तरह का पॉजिटिव वाला 2 तरह का निगेटिव वाला रहेगा,
तो दो तरह का पॉजिटिव या दो तरह का निगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। रियल में दो पॉजिटिव ही, दो तरह के पॉजिटिव वाला चार्ज वाले को बोलते हैं डबल साल्ट। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जोड़े तो कितना आ गया? 8 आ गया। आज समझ में कि नहीं आया? चलो ठीक। अब हम लोग ये साल्ट का इधर कपड़ा रख दिए। साल्ट में क्या टोटल पॉजिटिव या तो टोटल निगेटिव, वही उसका क्या होगा? मोड। एन फैक्टर मॉड निकाल लो, डायरेक्ट जोड़ो ना भाई, 4 पॉजिटिव है तो 4 आंसर, मॉड निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं। एन फैक्टर लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होता। नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव एन फैक्टर, किसी का एन फैक्टर निगेटिव नहीं। अब हम लोग एसिड का पढ़ लिए, बेस का पढ़ लिए, है ना। एन फैक्टर मेटल या नॉन मेटल्स, सीधा वैलेंसी के बराबर, जितना वैलेंसी होगा उसका, हाँ मॉड में, क्योंकि नॉन मेटल का तो निगेटिव में होगा, सीधा वैलेंसी बोलो ना, छोड़ो ना इसको, मॉड का निगेटिव में क्या होगा, वैलेंसी निगेटिव थोड़ा होता है। जैसे एग्जांपल बताओ भाई, सोडियम का तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 2 8 1 होता है ना, तो वैलेंसी 1, इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना? 2, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो वैलेंसी 2 ना होगा 8 पूरा करने के लिए। कर लोगे? ज्यादा लिखा। फास्फोरस का एन फैक्टर 3, 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 3 8, नॉन मेटल है ये सब। कार्बन का अकेले तो 4, वैलेंसी 4 है, तो ये हो गया। एन फैक्टर आयन का पूछ दे तो चार्ज के बराबर मॉड में। जैसे एग्जांपल बोल दे, सोडियम प्लस का बताओ एन फैक्टर 1, मॉड निकालेंगे। क्लोरीन माइनस का 1, अल्युमिनियम 3 प्लस का 3, O2 माइनस का 2, दिख रहा है? जैसे O2 माइनस का एन फैक्टर बताओ 2, नहीं हो जाएगा, तो एन फैक्टर -2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि मॉड निकाला जाता है चार्ज का। तो ये था एन फैक्टर मेटल का, एन फैक्टर आयन का, एन फैक्टर साल्ट का, एन फैक्टर एसिड का, बेस का। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एन फैक्टर हम लोग को रिएक्शन में पढ़ना है। तो एन फैक्टर, अच्छा रिएक्शन होगा तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का, अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को हेडिंग दे दो, एन फैक्टर एन फैक्टर ऑफ अ स्पेसीज इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन में किसी भी स्पेसीज का एन फैक्टर। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा है, इसको मिटा दें। देखो ये पहले बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन तो 4 तरह का बताए तुम लोगों को, रियल में 3 ही होता है। एक तो रिवर्स वाला तो है ना, तो बैक साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन फैक्टर जो निकालेंगे अपना लोग 3 रिएक्शन का निकालेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, इंटर, इंट्रा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, या तो उसी को क्या बोलते हैं अपना लोग ऑटो। हेडिंग दे दिया ना ये वाला, देखो समझना। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपना लोग एन फैक्टर
n factor of a species in redox reaction। ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। n फैक्टर का रूल, ये जो रूल बताया, n फैक्टर अगर पूछ दे, वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या क्या, तो याद कर ले, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितना चेंज होगा भाई, तो तुम सोचो एक मॉलिक्यूल में एक एटम जो होगा, कुछ जरूरी है कि एक ही नंबर में होगा, बहुत सारा में, तो ऐसे याद रखना। शॉर्ट में लिख रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज का साइन है डेल्टा, इनटू क्या करना, जिसका चेंज होगा पहले तो एक के लिए निकाल लेंगे, जितना रहेगा गुना कर देंगे, तो पर मॉलिक्यूल में हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में मान लो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स, ये किसका नंबर, जिसका चेंज हुआ है, ये n फैक्टर हो जाएगा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि H2 प्लस Cl2 रिएक्शन किया, क्या बनाया, तुमको बोला इसका n फैक्टर बताओ, व्हाट, बोला इसका भी n फैक्टर बताओ, इसका भी n फैक्टर बोल सकता है, ऐसा नहीं कि केवल इसी का पूछेगा, उसका बाद में पढ़ेंगे। देखो पहले, चलो चेंज इन क्या बोले हम, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो ना, बोले थे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं छोड़ेगा, तो ये 0, ये 0, ये +1, ये -1। अब बताओ, ये पहले चेंज निकालो, फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो भाई बताओ, है कितना, 0। हाँ, लेकिन जो चेंज निकाले वो एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए 0 लिखो, चाहे एक एटम के लिए तो 0 ही। यहाँ एक एटम के लिए कितना है, ज्यादा कौन है ये, तो चेंज कैसे निकाला जाता है, ज्यादा में कम माइनस करके, तो 1 - 0, ये हुआ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन। अब गुना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। अब बताओ कितना आ जाएगा, क्लोरीन का बताओ तो भाई, -1। देखो 0 है, -1, क्या करें, चेंज निकालो, 0 - -1 करें कि -1 - 0 करें, 0 - -1, ये तो चेंज निकला, इंटू कितना क्लोरीन, 2। बताओ इसका भी आंसर, 10 फैक्टर इसका 2 आ गया, कर लोगे। देखो अगर मान लो KMnO4 चला गया Mn+2 में, बोला कि पोटेशियम पर मैग्नेट का बताओ भाई n फैक्टर, तो ऑक्सीडेशन नंबर -8 +1 प्लस कितना 7। अच्छा बताओ, पोटेशियम इधर लिखे हैं, ऑक्सीजन, इसका ना पक्का है कि चेंज मैग्नीज का हुआ होगा, इसी के अनुसार n फैक्टर निकला, n फैक्टर लेकिन पूरे का निकलता है, निकालेंगे जिसका चेंज हो रहा है उसके अनुसार, लेकिन पूरा का कहलाएगा n फैक्टर। तो चलो भाई, n फैक्टर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का, चलो बताओ ये कितना है, 7। कितना हो गया, 2। चेंज निकाल लिए, 2 कितना पोटेशियम है इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में क्या पोटेशियम, कितना मैग्नीज, मैग्नीज का चेंज हो रहा है ना, तो उसी का 5। बताओ भाई, फिर से बता दें, आया समझ में, जैसे देखो और भी, ये बताओ 0 -1 +1 0। चलो केवल का था क्लोरीन का बताओ, इसमें n फैक्टर
बताओ 0 माइनस माइनस 1 इंटू कितना करोगे? 2 कितना आया? 2 सोडियम का करके देखो, n फैक्टर ऑफ सोडियम कितना आएगा? 1 यहाँ 0, यहाँ +1, 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1 इंटू कितना सोडियम, कितना आया? आंसर हो गया। तो n फैक्टर अगर निकालना रहेगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलकुल अगर कह रहा, इसका नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लोगे? बोलो। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। देखो find the n factor of रिएक्टेंट कर दो, जिसका कहते कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, देखो Na2S2O3 कन्वर्ट हो गया Na2S4O3, इसका करा इन फैक्टर बताना है। दूसरा करा CaBrO3 का होल टू Br माइनस, ठीक। थर्ड नंबर में है AlBrO3 का होल थ्राइस Br2, फिर है AS2S5 H3ASO4 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक। चौथा पांचवा है S2O3 SO4 माइनस 2 माइनस 2। ये सबका n फैक्टर आपको निकालने के लिए बोल रहा हूं। रिएक्टेंट का सीधा जान लो, इसका निकालने का, ठीक। ये सबका n फैक्टर निकालना है। बिना n फैक्टर कैसे निकाल? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। तो भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितना है उधर कितना हो गया तब ना चेंज। तो पहला ऑक्सीडेशन 3 दूना 6, ठीक। सोडियम का +1 पहला ग्रुप का है, इसलिए +1 तो +2। देखो तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से समझ लो। देखो एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये बताओ, ये सोडियम इसका नहीं मालूम क्योंकि वेरिएबल होता है, तो जिसका मालूम है पहले लिखो ना, अपने खुद पता चला है। टोटल को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, है ना। तो ये बताओ कितना आ जाएगा? +2, क्योंकि एक सल्फर सोडियम का +1 तो 2। आप बताओ इसका कितना? +4। बहुत अच्छा। यहाँ देखो 3 दूना 6 +2, इसका कितना? +4। अच्छा एक बात बताओ कि 2 के लिए ना +4 लिख दिया तो +2। अच्छा एक चीज बताओ, चेंज किसका हुआ इसमें? तो पता करते, सुनो, हर एक का पता करना पड़ेगा। हमको तो याद है, हम तुरंत बोल देंगे इसका चेंज हुआ। सोडियम का चेंज चेक करो, 2 सोडियम के लिए 2 प्लस, तो 2 सोडियम के लिए 2 प्लस, कोई चेंजेस नहीं। 2 सोडियम के लिए यहाँ +4, तो 1 के लिए बोलो, 1 के लिए, 1 सल्फर के लिए 2 सल्फर के लिए +4, तो 1 सल्फर के लिए कंपेयर करने वक्त 1 का करो, यहाँ बोलो +1 चेंज है कि नहीं? 1 सल्फर के लिए यहाँ पे +1 आ रहा है, 1 सल्फर के लिए +2 आ रहा है।
अब देखो एक के लिए लिखते तो तुमको थोड़ा लगता है कि कैसे लिख देते हैं, इससे पहले टोटल के लिए लिख दिया, उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं एक के लिए। एक ऑक्सीजन के लिए माइनस, एक ऑक्सीजन के लिए बोल -2, यहाँ एक ऑक्सीजन के लिए देखो तो यहाँ भी -2, तो चेंज किसका हुआ? सल्फर तो सल्फर के अनुसार इसका एन फैक्टर पूरा का निकालेंगे और क्या। ठीक, तो बताओ यहाँ पे एन फैक्टर पूरे कंपाउंड का होगा Na2H2O, बता सल्फर के अनुसार हो रहा है ना, सल्फर का ना चेंज हुआ। तो बता एक सल्फर के लिए यहाँ कितना है? 2, यहाँ एक के लिए कितना है? 1, तो 2 - 1 × 2, आंसर कितना? 2, आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, आ रहा समझ में? क्वेश्चन में गलत लिख दिए थे, यहाँ 6 है, 6 ऑक्सीजन करो तो। ऑक्सीजन 6 है, तो 6 दूना 12, दिक्कत क्या है? +2, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? +8, नहीं 10, तो एक के लिए बताओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.5, सीधा जान ले। यहाँ बताओ एक के लिए यहाँ कितना? फिर से समझ लो इसको यार, देखो फिर से समझ, ध्यान देना यार। क्वेश्चन क्या था? Na2S2O3 कन्वर्ट इनटू Na2S4O6, यहाँ 3 लिखा गया था, यहाँ रियल में 6 है। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना आया 2 के लिए, क्योंकि -6 + 2, यहाँ देखो +2 - 12 +10 आएगा, बोलो। हाँ, तो यहाँ +10 आएगा, तो रियल में एक के कंपेयर करना जब भी है तो एक के लिए। चलो बताओ, +2, यहाँ पे +2 ना, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं +2, ध्यान देना यार, जिसका चेंज होता है एक के लिए लिखा जाता है। 2 पॉइंट कितना? 5, चलो एन फैक्टर बताओ डायरेक्ट, 2.5 - 2 × 2 कितना आ जाएगा? 1। चलो यहाँ बताओ 0, यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम का तो +2 होता है, कैल्शियम दूसरा ग्रुप का, ये बताओ ब्रोमीन का कितना होगा? -6। एक ऐसे सोचो, इसको 2 पार्ट में तोड़ेगा, तब कैल्शियम पे 2 प्लस, BrO3 पे माइनस होता है, तो 3 दूना 6, तब +5 था ना, -1, इसका कितना? यहाँ कितना है? -1, तो ब्रोमीन का ना चेंज होगा, ये दोनों तो है ही नहीं इधर। बताइए एन फैक्टर डायरेक्ट, ब्रोमीन का कितना था पहले? +5, यहाँ कितना है? -1, तो 5 -1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किए, × ब्रोमीन का कितना हुआ? 2, कितना आ जाएगा बोल? 12। -12 आंसर। ये तोड़ के बता दिए हैं, देख लो। इसी तरह से इसको तोड़ो, एल्युमिनियम पे +3 आएगा, इसमें 1 माइनस आएगा, बोलो। हाँ, तो +5 आएगा कि नहीं? अब बताइए 0 है? हाँ, चलो एन फैक्टर बताओ, 5 5 - 0 इंटू कितना? 3, कितना आया एन फैक्टर? कर लोगे? क्या देखो, सल्फर का भी वेरिएबल होता है, आर्सेनिक का पता ही नहीं होता, तो ऐसा कंपाउंड में डायरेक्ट 5 इसका वैलेंसी, 2 इसका वैलेंसी, इसका +5 इसका -2, माइनस। चलो यहाँ तो पता कर लेंगे, 4 दूना +3 +5, सल्फर का 4 दूना 8, -2 आना चाहिए, तो +6। कंपेयर कर लो, बोलो भाई। आर्सेनिक का +5 तो यहाँ +5, चेंज किसका हुआ तब? आर्सेनिक का भी तो चेंज, कैसे? वहाँ यहाँ 2 के लिए, वहाँ 1 के लिए। अरे भैया यहाँ 5 है, यहाँ कितना? +, ये 1 के लिए लिखा गया ना रे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक तो है। 1 आर्सेनिक के लिए +5, यहाँ भी 1 आर्सेनिक के लिए +5। सल्फर के लिए यहाँ कितना है? -2। वहां सल्फर के लिए कितना है? +6, +6। कितना का चेंज होगा बताओ जल्दी से?
बोलो 8 का चलो देखो एन फैक्टर चेंज निकालो। 5 सल्फर का चेंज हुआ ना 6 माइनस। -2 अच्छा ये बताओ तुमको ये 2 के लिए लग रहा है ना +5 कि 1 के लिए? 1 के लिए 1 के लिए 1 के लिए 2 के लिए तो 10 5 दूना 10। चलो बताओ 6 माइनस -2 गुना कितना सल्फर 5 कितना आएगा बोलो जल्दी से। 40 फिर से देख ले कैसे लिखे जो देखो समझना पहले ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था AS2S5 ये 5 इसका बैलेंस है 1 का ना ये 2 इसका तो आर्सेनिक का बदला कहाँ 1 के लिए +5 1 के लिए +5 तो सल्फर का बदला 10 फैक्टर क्या आ जाएगा पूरे कंपाउंड का बताओ जल्दी से। 6 माइनस -2 I/2 बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर I/2 कितना अब बताओ 40 होगा 6 2 8 अब गुना 5 40। चलो ये था दोनों को जोड़ के -2 आना चाहिए 3 दूना 6 तो ये +4 ना तो 2 को के लिए +4 1 के लिए बताओ ना जल्दी से। चलो 4 दूना 8 1 के लिए ये कितना आएगा 6 तब ना -2। चलो एन फैक्टर बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन के लिए ना लिखे -6 यहाँ 4 रखे तो बात तो बराबर है 3 दूना 6 4 दूना 8 ऐसा नहीं कि 6 है ना सर ये 8 बदल गया कैसे बदल गया 3 ऑक्सीजन के लिए -6 तो 1 ऑक्सीजन के लिए -2 या 1 ऑक्सीजन के लिए -2 तो कहाँ चेंज हुआ तो सल्फर का तो बताओ भाई सल्फर का 6 -2 +2 लिखा गया × बताओ 2 6 में से 2 गया तो कितना 8 यही है एन फैक्टर निकालने का तरीका। और एन फैक्टर ऐसे रिएक्शन का ही पूछता है ज्यादातर ये ध्यान रखना। अगर ये एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं का हमेशा देखो अगर तुमको लगता है कि टोटल का लिख के लिखे लेकिन कंपेयर करने वक्त एक का ही करेंगे टोटल का लिखकर भी करोगे लेकिन कंपेयर करने वक्त एक का ही करेंगे तो इससे बढ़िया एक का ही क्यों नहीं लिखे तो डायरेक्ट कंपेयर करने में अच्छा होगा कर लोगे। चलो बिल्कुल पानी लगा